नमस्कार मित्रों, जीएस बायो एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने पैनक्रियाज, लीवर और सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेशन की, कि वह एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन किस प्रकार होता है, डाइजेशन क्या है और डाइजेशन की क्या प्रोसेस हैं, डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के किन किन पार्ट्स में होता है, भूख क्या है और भूख हमें कैसे लगती है, इत्यादि बातों पर बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन आपको याद होगा कि सांप में या स्नेक में पाई जाने वाली जहर ग्रंथि अथवा पॉइजन ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि भूख क्या है। आप लोग जानते हैं भूख क्या है। भूख तरह तरह की होती है। किसी को मोबाइल की भूख होती है, किसी को पैसे की भूख होती है, किसी को चाहत की भूख होती है, किसी को प्यार की भूख होती है, किसी को सताने की भूख होती है। भूख तरह तरह की होती है। किसी को पढ़ने की भूख होती है, लेकिन पढ़ने की भूख बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन ये भूख सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए दोस्तों, ये तो केवल एक मजाक वाली बात हुई, लेकिन आज का रियल जो टॉपिक है हमारा कि डाइजेशन क्या है, भूख क्या है, रियल में भूख क्या होती है, इस विषय पर बात करते हैं। भूख की बात यदि चल रही है तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा देश अछूता नहीं है जिसमें कि भूखमरी ना हो। 2020 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा देश भारत 94वें स्थान पर है। 107 देशों की लिस्ट है, उसमें हमारा देश 94वें स्थान पर है। और यहाँ देख के थोड़ा हमें अजीब सा लगता है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, वो हमसे सही स्थिति में हैं। यदि हंगर इंडेक्स की बात देखें, वैश्विक भूख सूचकांक की हम बात करें तो वो हमसे बेहतर स्थिति में है। लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। बेहतर हो सकते हैं, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो सकते हैं, भुखमरी में वो हमसे बेहतर हो सकते हैं, हमसे अच्छे हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या में और हमारे देश की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा अंतर है। हमारे यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में यूपी स्टेट की है और 6 लाख सबसे कम सिक्किम स्टेट की है। तो जनसंख्या का भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन देशों की जनसंख्या बड़ी कम है और हमारे देश की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है। हमारे देश के लगभग 14% व्यक्ति कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का मतलब ये नहीं है कि वो भूखे मर रहे हों। कुपोषण का मतलब अलग होता है। कुपोषण से संबंधित वीडियो हम बाद में आपको बताएंगे। तो हमारे देश में 14% लोग भूख से शिकार हैं, मतलब कुपोषण के शिकार हैं। तो हमसे केवल जो 13 देश हैं वो ही पीछे हैं, बाकी हम 94वें स्थान पे हैं। तो ये तो उसकी बात होगी। अब मेन टॉपिक पर अपने आ जाते हैं कि भूख क्या है, रियल में हंगर क्या है, क्या होती है भूख। हम हमारे द्वारा एक बार में ग्रहण किए गए भोजन की अनैच्छिक इच्छा को हम भूख कहते हैं। और भूख का आभास हमें जब होता है, इसके लिए हमारे स्टोमक में, हमारे पेट में कुछ इंटर रिसेप्टर होते हैं, कुछ अंतरंगीय संवेदांग होते हैं जो कि स्टोमक के देर तक खाली रहने के प्रति सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जब स्टोमक से ये संवेदना न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में पहुंचती है और ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में एक सेंटर होता है, हंगर सेंटर, जिसे हम हंगर सेंटर बोलते हैं, ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में होता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो उत्तेजित हो जाता है। तो हंगर सेंटर से ये सूचना वापस स्टोमक में आती है और स्टोमक में तीव्र कॉन्स्ट्रक्शन, तेजी से क्रमांकुंचन शुरू हो जाता है और हमें भूख का आभास होने लगता है और हम खाना खाते हैं। जब हम खाना खा लेते हैं तो स्टोमक से ही सूचना वापस एक सैटिटी सेंटर या परितृप्ति केंद्र, जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है और हमें भूख का आभास या भूख लगनी बंद हो जाती है।
कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लंबे समय तक ना खाएं या किसी वजह से हम भोजन ना खाएं, हमें इतनी तेज़ी से भूख लगती है कि हमें पीड़ा का अनुभव होने लगता है। उसे कहते हैं हंगर और पैंग। क्या कहते हैं? हंगर पैंग। इसका मतलब है कि कुछ भी मिल जा वो सब हम खा लेंगे, कुछ भी मिल जा, कुछ भी ला दो मम्मी, जल्दी से भूख लग रही है तेज, हमें कुछ भी दे दो, क्यों पेट टिलवा लो। लेकिन लगती है तो लगती है, और हमें पीड़ा जब होती है तो हम जो कहते हैं ना, एक कहावत है कि भूख में तो गूलर भी पकवान लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक हंगर जो है, भूख एक तकड़ा वाला एक संवेग है। क्योंकि दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं उन्होंने 3 ही बताई हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और मुझे लगता है रोटी के ऊपर एक पिक्चर भी बनाई गई थी जिसमें राजेश खन्ना जी थे। तो बात करते हैं कि हमें भूख का आभास कैसे होता है। मैंने बताया कि स्टोमक में, ये स्टोमक दिखाया गया है, ये ब्रेन है। स्टोमक में ये स्टोमक की बाल है। स्टोमक की बाल में हंगर रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? हंगर रिसेप्टर होते हैं। और ये हंगर रिसेप्टर स्टोमक के देर तक खाली रहने के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जब यह संवेदना, ये सूचना स्टोमक से पहुंचती है ब्रेन के हंगर सेंटर में, तो हंगर सेंटर उत्तेजित हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और ये सूचना भेजता है स्टोमक के हंगर रिसेप्टर को। और ये हंगर रिसेप्टर तेज़ी से कॉन्स्ट्रक्शन करने लगते हैं, क्रमाकुंचन करने लगते हैं, संकुचन करने लगते हैं, और हमें भूख का आभास होने लगता है। ये दिखा गया सैटिटी सेंटर, यानी कि परितृप्ति केंद्र। कौन सा? परितृप्ति केंद्र। इसका मतलब ये है कि जब हम कुछ खा लेते हैं, हमारा पेट भर जाता है, तो ये सूचना यहाँ तक, परितृप्ति केंद्र तक, ये सैटिटी सेंटर तक पहुँच जाती है, और हमें ये आभास हो जाता है कि हमने खा लिया, और हमने भूख लगनी हमें बंद हो जाती है। एक थ्योरी है, तो ये बात निकल के आई कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, और ब्रेन में ही दोनों सेंटर होते हैं। ये लिखा हंगर सेंटर, भूख का केंद्र, और परितृप्ति केंद्र, सैटिटी सेंटर, ये दोनों ही केंद्र ब्रेन में होते हैं। और ब्रेन के किस वाले पार्ट में होते हैं? हाइपोथैलेमस पार्ट में होते हैं। ये थ्योरी लिखिए, ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी। मेरे साथ बोलो जरा, ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी ऑफ हंगर, यानी भूख का ग्लूकोज मत। अब भूख का ग्लूकोज मत क्या है? यदि हम ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी की बात करें, तो भूख हमें जब लगती है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है, तब हमें भूख लगने लगती है। दूसरी जो थ्योरी है भूख की, वो है थर्मोस्टैटिक थ्योरी ऑफ हंगर। थर्मोस्टैटिक थ्योरी ऑफ हंगर, यानी तापमत। इसका मतलब ये है कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो भूख हमें कम लगती है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, हमें भूख लगने लगती है। और ठीक भी तो है, जैसे कि हमें बुखार आता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें भूख लगनी बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही बुखार उतरता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, हमें भूख लगने लगती है। और इसे यूँ भी कह समझ सकते हैं हम कि हम जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में कम खाते हैं, जाड़ों में ज़्यादा खाते हैं और गर्मियों में कम खाते हैं। तो भूख जो है वो हमारी इच्छा पर डिपेंड भी करती है और अनैच्छिक भी होती है। दोनों में, भूख में कभी कभी कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, कि मुझे भूख नहीं लग रही। भूख न लगने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अभी बताया, रोग हो सकते हैं। लेकिन भूख के लिए कुछ विशेष प्रकार की दवाई या सिरप भी दिए जाते हैं, जैसे कि उनमें प्रमुख है एरिस्टोजाइम है, बेस्टोजाइम है, एल्डेबिट है, नियोगैलिन सिरप है, और यूनिजाइम टैबलेट है। लेकिन ये सब चीज़ें डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही हमें लेनी चाहिए। तो ये तो भूख की बात हुई। अब बात करते हैं डाइजेशन। क्या है डाइजेशन? आप लोगों ने सुना होगा डाइजेशन, पाचन नाम सुना है। क्या है डाइजेशन? ए प्रोसेस इन विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ और मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड कन्वर्ट्स इनटू सिंपल सोल्यूबल डिफ्यूजिबल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि भोजन के जो दीर्घ पोषक तत्व हैं या दीर्घ अणु हैं वो
सिंपल फॉर्म में सरल घुलनशील अवस्था में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेशन टेक प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन कहाँ होता? आहार नाल में होता है। कहाँ होता? आहार नाल में होता। तो ये लिखा है ए प्रोसेस इन विच द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल of food converts into simple soluble and diffusible form or stage or condition that is called digestion। तो आपको डाइजेशन समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, डाइजेशन के जरिए हम फूड को एलिमेंट्री कैनाल में बॉडी में खपने योग्य कंडीशन में बदलते हैं। डाइजेशन के अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल में फूड उस अवस्था में, उस फॉर्म में बदलता है कि जिससे कि वो बॉडी में खप सके। अब इसमें दो प्रोसेस होती हैं, डाइजेशन की दो प्रोसेस होती हैं, फिजिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस। आप लोग जानते हो फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या आता। फिजिकल मैकेनिज्म के अंतर्गत हम कह सकते हैं भोजन को खाना, ग्रहण करना, चबाना, पीसना, मथना, कुचलना, लुगदी बनाना और फिर उसे एलिमेंट्री कैनाल में ओसोफेगस के जरिए खिसकाना, आगे खिसकाना, ये सब फिजिकल मैकेनिज्म है। लेकिन डाइजेशन की दूसरी प्रोसेस होती है केमिकल प्रोसेस। क्या होती है? मेरे साथ बोलो पैटेल वालों, केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? ये एक जटिल प्रोसेस होती है, यानी कि केमिकल लेवल पर डाइजेशन होना फूड का केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसे हम अब समझाते हैं। तो फिजिकल मैकेनिज्म में आप लोगों को पता चला कि फिजिकल मैकेनिज्म में क्या क्या होता। अब बात कर लेते हैं। ये लिखा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फिजिकल मैकेनिज्म, भौतिक क्रिया। तो इसमें क्या क्या होता है मैंने बता दिया। अब बात आती है केमिकल मैकेनिज्म, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है। रासायनिक प्रक्रिया में फूड का डाइजेशन किस प्रकार होता है। तो देखिए, हमारा फूड है, हमारा फूड जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना? मैक्रोन्यूट्रिएंट से, यानी कि दीर्घ पोषक तत्वों से मिलकर बना। वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या दीर्घ पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? फैट होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके अलावा भी फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये मेन तीन ही होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं, या पॉलीमर्स के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? पॉलीमर्स के रूप में होते हैं। अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर हैं, इनमें इनकी यूनिट्स या इकाई या मोनोमर्स, मैं क्या बोला ध्यान से समझो पैटेल वालों, कि ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तीनों, इनके मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर ये इस फॉर्म में होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर के रूप में, ये तीनों इस रूप में होते हैं। तो ये जो पॉलीमर हैं ये अपनी ऑर्गेनाइजिंग यूनिट यानी संगठन इकाई या मोनोमर्स से एनहाइड्रो बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। यानी कि इन पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल्स में इनकी यूनिट्स होती हैं या मोनोमर्स जिसे कहते हैं, वो यूनिट्स और मोनोमर्स इस वाले बॉन्ड के द्वारा इन पॉलीमर्स में कनेक्ट रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। दोबारा समझ लेते हैं। जैसे फैट है, फैट का जो मॉलिक्यूल्स है उसकी मोनोमर या यूनिट क्या होगी, यानी कि फैट की सिंपल फॉर्म या वही तो यूनिट होगी। जैसे यूनिट का मतलब है जो सबसे छोटी चीज़ होती है, जैसे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। ऐसे ही जैसे ये रूम है, तो रूम में बहुत सारी चीज़ पाई जाएंगी, ये लकड़ी, ईंट, पत्थर, सीमेंट सबसे मिलकर बना, लेकिन सबसे छोटी चीज़ माना जाए तो ईंट होती है। तो इस रूम की यूनिट क्या हुई? इस रूम की यूनिट हुई ईंट। तो इसी प्रकार फैट की जो यूनिट होती है वो फैटी एसिड होती है, यानी कि फैट फैटी एसिड से मिलकर बना होता। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता? अमीनो अम्ल से, यानी कि अमीनो एसिड से। और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता? ग्लूकोज से, क्योंकि ग्लूकोज ही सबसे सिंपल फॉर्म है। तो प्रोटीन ये कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, तीनों कॉम्प्लेक्स हैं। तो प्रोटीन की बात करते हैं तो देख लेते हैं, जब अमीनो एसिड मिलते हैं
तो अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं डाईपेप्टाइड। क्या बनाते हैं, मेरे साथ बोलो, डाईपेप्टाइड। और डाईपेप्टाइड मिलकर, बहुत सारे डाईपेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं तो और जटिल चीज़ बनती है, और जटिल चीज़ बनती है, क्या बनती है, पेप्टोन्स। मेरे साथ बोलो, पेप्टोन्स। और पेप्टोन्स मिलकर फिर क्या बनाते हैं, प्रोटीएजेज। क्या बनाते हैं, प्रोटीएजेज। और प्रोटीएजेज एंड में क्या बना लेती है, प्रोटीन। तो प्रोटीन एक जटिल चीज़ है। कितनी जटिल है, शुरू में ये सिंपल चीज़ है, यानी प्रोटीन की जो यूनिट्स हैं ये अमीनो एसिड हैं। तो इसी प्रकार ये तीनों जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये अपनी अपनी यूनिट्स में कन्वर्ट होते हैं, अपनी अपनी यूनिट्स में बदलते हैं डाइजेशन के अंतर्गत। तो ये तीन हैं, इनके जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं और पॉलीमर हैं, इनमें इनकी यूनिट्स एनहाइड्रो बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल से कुछ केमिकल, कुछ ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, क्या बोला मैं, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, जो इनका डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं कि जब इन मैक्रोमोलेक्यूल या पॉलीमर की रिएक्शन होती है, किससे होती है, पानी से जब रिएक्शंस होती है, जिसे क्या कहते हैं, पानी से रिएक्शन होने को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। और हिंदी में हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस को जल अपघटन। तो जब इन पॉलीमर्स या इन मैक्रोमोल्स का हाइड्रोलाइसिस होगा तो फूड की ये जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं ये किस में टूट जाएंगी, ये इनमें यूनिट में, इसमें सिंपल यूनिट में या मोनोमर्स में ये मैक्रोमोलेक्यूल बदल जाएंगे। तो देखा जाए तो केमिकल लेवल पे फूड का डाइजेशन क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, अर्थात जल अपघटन होता है। एलिमेंट्री कैनाल में जल का अपघटन या हाइड्रोलाइसिस अपने आप हो सकता है, किंतु यह धीमे धीमे हो सकता है, धीमे धीमे अपने आप हो सकता है। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गेनिक कैटालिस्ट पाए जाते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस की क्रिया को, कौन सी क्रिया को, हाइड्रोलाइसिस की क्रिया को या जल अपघटन की क्रिया को तेज कर देते हैं, उसके रेट को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और उन ऑर्गेनिक कैटालिस्ट को हम बोलते हैं एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम लिखा है। क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से फूड का डाइजेशन होता रहता है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट से रिलीज होते रहते हैं और डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। तो डाइजेशन पहले बक्कल कैविटी से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है। तो बात करते हैं अब डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, मुख गुहा में डाइजेशन। तो अब बात कर लेते हैं डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, यानी कि मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा या बक्कल कैविटी में पाचन किस प्रकार होता है, आप जानते हो। बक्कल कैविटी या मुख गुहा किसका पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनल का पार्ट होता है, शुरू वाला पार्ट होता है। इसमें मुख गुहा या बक्कल कैविटी में सेलिवरी ग्लैंड्स खुलती हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स के या लार ग्रंथियों के बारे में हमने इससे पहली वाली वीडियो में काफ़ी बात की थी, तो आज बात कर लेते हैं केवल शॉर्ट में। तो बक्कल कैविटी या मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियाँ खुलती हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स खुलती हैं, उनसे सलाइवा सीक्रेट होती रहती है। और इस सलाइवा का पीएच मान 6.8 होता है, जो कि हल्की सी एसिडिक होती है। सलाइवा में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो पेट्रोल वालों, टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये लिखा है डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में क्या निकलती है, सलाइवा। सलाइवा किससे निकलती है, सेलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, लार ग्रंथियों के द्वारा। और इस सलाइवा या लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। मेरे साथ बोलो जरा, टाइलिन, या इसका सेकंड नेम है, इसे एमाइलेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमाइलेज। अब ये टाइलिन या एमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, यानी कि स्टार्च को पचाता है और स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च किसकी प्रेजेंस पे, टाइलिन एंजाइम्स की प्रेजेंस में किस में बदल जाता है, माल्टोज में बदल जाता है। किस में, माल्टोज में। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है और स्टार्च ये कॉम्प्लेक्स
पॉलीसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड किस में बदल गई? डाइसैकेराइड में, यानी कि स्टार्च का डाइजेशन बक्कल कैविटी से या मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लिखा है सेकंड, डाइजेशन इन ओसोफेगस, यानी कि ग्रास नली में भोजन का पाचन। अब उसके बाद फूड फूड कहाँ जाता? बक्कल कैविटी के बाद ये फूड पाइप के जरिए किस में आता? स्टोमक में। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टोमक, बक्कल कैविटी से और स्टोमक के बीच का जो फूड पाइप है जिसे हम ओसोफेगस कहते हैं, उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, कोई डाइजेशन की क्रिया नहीं होती, बस वो एक ट्रांसपोर्ट वे यानी कि एक रास्ता देती है भोजन के लिए, जिस रास्ते के जरिए भोजन मुख गुहा से या बक्कल कैविटी से स्टोमक या पेट के अंदर पहुंचता है। तो ओसोफेगस में डाइजेशन की कोई क्रिया या रिएक्शंस नहीं होती। तो अब बात कर लेते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन के आंसर की। कल की वीडियो में मैंने पूछा था कि स्नेक या सांप की जो जहर ग्रंथि है, पॉइजन ग्लैंड्स, वो किसका मॉडिफिकेशन होती है? तो इसका सही आंसर है लार ग्रंथियाँ। क्या बोला मैं? सेलिवरी ग्लैंड्स, यानी सांप की जो पॉइजन ग्लैंड हैं वो सेलिवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथि का रूपांतरण या मॉडिफिकेशन होती हैं। और अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन की। आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि हंगर सेंटर और थर्स्ट केंद्र यानी कि प्यास का केंद्र हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूँ, हमारे शरीर में प्यास का केंद्र और भूख का केंद्र कहाँ उपस्थित होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरा टीचिंग मेथड आपको पसंद है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।